धर्मेंद्र जी जी। उन्होंने मुझे स्पेशली अपना नंबर दिया और बोला कि आप बॉम्बे आइए, क्योंकि मैंने उनके लिए एक गाना गाया था फिल्म शोला और शबनम से। कैलाश खेर और हम साथ में सीखते थे। अगर पता चल जाए कि सामने जिसके लिए मैं गा रहा हूँ वो हमारे देश से प्यार नहीं करता या वो टेररिस्ट है, तो क्या उसको परफॉर्म करना चाहिए? मतलब एक ही पिक्चर में 2 इंटरवल लोगों को एंजॉय करने का मौका मिलता था। आज के दौर में पिक्चर 1-1.5 घंटे या मुश्किल से 2 घंटे की पिक्चर होती है, जिसको हम पिक्चर हॉल में जाके देखते हैं। Good evening, everybody. Welcome to all of you behalf of one of the best broadcasts in the world by the side of Divex Studio. Divex Studio, जहां पर मैं आप मिलके करते हैं ढेर सारी बातें, मिलते हैं अलग अलग प्यारी प्यारी हस्तियों से जो म्यूजिक इंडस्ट्री से होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं दिल से निकलती हैं और दिल तक जाती है। तो चलिए, आज इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे sugantha.com के बारे में। sugantha.com जो खास तौर पे तैयार है एक ऐसी वेबसाइट जिसके जरिए आप इजीली टीचर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी मनपसंद टीचर से। और ऐसा ही नहीं, आप चाहे फ्रांस सीखना चाहें, जर्मन सीखना चाहें, जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, उसके लिए आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं sugantha.com के साथ। sugantha.com पे ऐसा ही नहीं कि आप टीचर्स ही ढूंढेंगे, टीचर्स के साथ साथ आप अपने स्टूडेंट्स को भी ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही अच्छे निपुण तरीके से आपका नाम रोशन करे, तो सारे टीचर्स वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ sugantha.com पे। जी हाँ, sugantha.com, इसके लिए कहीं नहीं जाना, अपने मोबाइल, लैपटॉप या इजीली आपको वहां पे लॉग इन करना है और आप जुड़ सकते हैं मनपसंद टीचर्स के साथ। बिल्कुल लॉग इन कीजिए sugantha.com और चलते हैं अपने ब्रॉडकास्ट की तरफ। आज के ब्रॉडकास्ट में, जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि दिल से निकलने वाली आवाज़ होती है सिर्फ आपकी धड़कन, और धड़कनों से जुड़े हैं वो आर्टिस्ट जो म्यूज़िक से करते हैं प्यार। म्यूज़िक इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपने स्ट्रेस को भी कम करना चाहते हैं तो म्यूज़िक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिन्होंने 98 से, जी हाँ 1998 से जो है म्यूज़िक में अपना सफ़र जारी किया। आइए मिलते हैं विजय रश्मि के नाल। क्या हाल है सर? बिल्कुल सही है सर, आप सुनाइए। मेरे तो फर्स्ट क्लास है सर, लेकिन आप जब थोड़े से थके थके से लग रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको भी म्यूजिक से हो जाता है क्या? म्यूजिक स्ट्रेस उतारता है जैसा मैंने कहा। सो म्यूजिक से आपका संबंध कैसे हुआ? 1998 से आपने म्यूजिक के साथ दौर में एंजॉयमेंट करा, लाइफ को जिया, तो कैसे म्यूजिक से संबंध कैसे हुआ? म्यूज़िक से बचपन से शौक़ था। हमारी मदर को काफ़ी शौक़ था म्यूज़िक का, तो उसी जीन्स से म्यूज़िक मेरे अंदर भी आया और बचपन से ही गाना शुरू कर दिया अपने छोटे छोटे दोस्तों में। फिर अपना एक मौका मिला, जैसे म्यूज़िक में बच्चों का कंपटीशन होता है, इस तरह से गाने का शौक़ हुआ अपने दोस्तों में। फिर एक कंपटीशन हुआ म्यूज़िक का, तो उसमें मैं ऑल यूपी का बेस्ट सिंगर अवार्ड मेरे पास है, दिल्ली का भी बेस्ट सिंगर अवार्ड मेरे पास है, 2-3 बारी मैं जीता हूँ। तो शुरुआत बचपन से ही हुआ और काफ़ी देर तक ना म्यूज़िक किया। और उसके बाद का सफ़र, जब आप थोड़े यंग हो गए, तो वो कैसा पारिवारिक रूप से आपको कितना सपोर्ट मिला? पारिवारिक सपोर्ट तो पूरा मिला, और पारिवारिक सपोर्ट की वजह से ही फिर थोड़ा आगे और मौका मिला सिंगिंग का, जैसे कि प्रोफेशनल सिंगिंग में आने के लिए सीखा। फिर कुछ प्लेबैक सिंगर्स के साथ में काम किया। मैंने काफ़ी सिंगर्स के साथ में, जो प्लेबैक सिंगर्स हैं, उनके साथ में गाया। तो ये सफ़र जो आपका सफ़रनामा रहा, एक यूपी का लड़का है ना, यूपी में आपने बचपन में काफ़ी कुछ जीता। नहीं, दिल्ली में ही मैंने। दिल्ली में भी? हाँ, यूपी में। लेकिन ये दिल्ली यूपी से गाड़ी निकलते हुए 17 कंट्रीज़ की उड़ान कैसे हो गई? उड़ान ऐसे हो गई क्योंकि पहले बाहर एक दिल में जाने का था कि मैं भी बाहर का टूर करके आऊँ। तो एक दोस्त था मेरा, उन्होंने मेरे को बताया कि आप, एक कंपटीशन है उसका बाहर जाने के लिए। क्या नाम था उस दोस्त का, याद है?
मोहम्मद फुरकान अच्छा। और राजेश पंडित, वो मेरे दोस्त थे, अच्छा। जिन्होंने मेरे को बताया कि भी ऐसे ऐसे दुबई के लिए, सिंगापुर के लिए, फर्स्ट टाइम सिंगापुर में गया था, तो वहाँ पर उसका ऑडिशन चल रहा था, तो वहाँ पे मेरे को बुलाया, काफ़ी सिंगर्स आए हुए थे, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं सिंगापुर गया और वहाँ से फिर दुबई, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान, बहरीन, आबू धाबी, कतर, बहुत सारी जगह फिर मैं। इतनी जगह पे जाने के बाद अगर भारत के लिए 2 शब्द वहाँ से देखने के बाद कैसा लगता है? भारत तो एक हमारी आत्मा है। आत्मा है। भारत तो एक हमारा, जिसको जिगर कहते हैं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो अपना भारत है उसकी एक बात, एक खुशबू ही अलग है उसकी मिट्टी की। तो जैसा कि अभी अगस्त चल ही रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अगस्त पे अपने देश के नाम अगर कोई एक गा के अगर आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, तो जैसा आपने बोला, लेकिन कुछ गा के अपने अंदाज में, अगर आवाज़ का हुनर है तो फिर रुकना तो बनता ही नहीं, क्योंकि हमारे डाइवेक्स के स्टूडियो में जितने भी सिंगर्स आते हैं वो अपना हुनर तो थोड़ा थोड़ा दिखा के जाते हैं। ये तो बनता है। मैं आपको, अपने देशवासियों को एक चंद लाइनें कुछ डेडिकेट करता हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह हो तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बहुत बहुत है। शुक्रिया। दिल को आपने आज वो पुराना समय याद दिला दिया, जब मेरे ख्याल से काबुली वाले का जी। गाना है जी, ये, जी, है जी। ना, काबुली वाला। मन्ना डे एक, साहब ने गाया मन्ना है। डे साहब का और सुर इसमें है, और काबुली वाला एक मूवी है, आप सर्च कर सकते हैं। नो डाउट हमारी जानकारी तो इतनी है कि इस पिक्चर को देशभक्ति के सबसे बड़े आयामों में गिना जाता है। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है ये। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग होगी, आपकी आवाज़ में तो और ज़्यादा ये दिल को छू लेने वाला है। ये सॉन्ग मैंने बहुत दिल से आप लोगों के लिए गाया है। आप, क्योंकि एक अंदर से एक अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तान वासियों के लिए ये दिल से आवाज़ निकली है मेरी। और हमारे डाइवेक्स स्टूडेंट जितने भी पढ़ाई लिखाई के साथ भी जुड़े होते हैं जी, वो जो विदेश चले जाते हैं, है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप इतनी कंट्रीज में रहे, कई स्टूडेंट्स को आपने फेस किया होगा, बिल्कुल। कई स्टूडेंट्स के लिए गाना भी गाया होगा, बिल्कुल, तो उनकी बिल्कुल। कैसी प्रतिक्रिया रहती है जब शो में, इंटरनेशनल शो में आप काम करते हैं, गाना गाते हैं, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, भारत से जुड़े होते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? उनकी प्रतिक्रिया ये होती है कि जब हम अपने देश से बाहर होते हैं तो उनको ये लगता है कि काश हमें कोई अपना मिले, और एक वो ये समझते हैं कि हमारे देश का हमें बंदा मिला है, तो वो अपना ही भाई मिला है। ओके। और फिर वो इतना खुश होते हैं। मैंने जब सिंगापुर गया तो सॉन्ग बहुत ज़्यादा मुझसे सुना जाता था। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, फिल्म नाम से, फिल्म नाम से संजय और दत्त पे। जब वो सॉन्ग में गाता जी था जी जी। तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम अपने देश में ही बैठे हुए हैं। इतना जुनून उनको आता था उस गाने को सुन के। एक हर फेस पे खुशी होती थी कि हम अपने ही देश में हैं, बड़े दिनों के बाद। बड़े दिनों के बाद।
बहुत। अपने वतन को याद, वतन से चिट्ठी आई जी। है। तो सर जब हम बोल सकते हैं तो गा भी सकते हैं, और आप जब यहाँ विराज है हमारे साथ डायवेक्स की इंटायर टीम के साथ, तो सर ये गाना उन लोगों के लिए भी जो हमें विदेश से सुन रहे हैं, विदेश में देख रहे हैं डायवेक्स के ज़रिए, तो उनके लिए तो एक गाना बनता ही है। वही अपने सारे मित्र जो बाहर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जी तो हो जाए सर। बिल्कुल। मैं सभी देशवासियों के लिए और आप लोगों के लिए भी ये कुछ चंद लाइनें पेश करता हूँ। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो विदेश में हैं और आपको सुन रहे हैं आज। जी जी, उन सब के लिए मैं ये गाना पेश जी करता हूँ। जी। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। 7 समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। हो बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये जब चिट्ठी का दौर था, और चिट्ठी के दौर में ही आपने अपनी सिंगिंग प्रारंभ करी थी, है ना? वो चिट्ठियों का दौर था, और ये ऐसा कोई संदेश आपके पास मुंबई इंडस्ट्री से आया हो कि सर आपको एक मौका दिया जा रहा है किसी फिल्म के लिए, मूवी के लिए, या कुछ मुंबई से ऑडिशंस का कॉल आया हो, किसी ने अप्रिशिएट करके वहाँ तक का सफ़र में कोई, जैसे आपके दोस्त ने मदद करी, क्या मुंबई से कोई कांटेक्ट हुआ? वहाँ से मुंबई से कोई कनेक्शन बना ऐसा? हाँ, 2-3 बारी ऐसा हुआ है ओके। कि मुझे स्पेशली धर्मेंद्र जी ने अपना, मतलब धर्मपा जी ने? धर्मपा जी ने, बिल्कुल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जी हमारी सांसों में धर्मपा जी है, और उनके पुत्र का वो जो हाथ है वो 2.5 किलो वाला, बहुत अच्छे इंसान जी 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 थे धर्मेंद्र जी। जी। उन्होंने मुझे स्पेशली अपना नंबर दिया और बोला कि आप बॉम्बे आइए, क्योंकि मैंने उनके लिए एक गाना गाया था फिल्म शोला और शबनम से, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। एक शो था तालकटोरा स्टेडियम में, तो वहाँ पे काफ़ी सिंगर्स आए हुए थे, जैसे अपनी हर्षदीप कौर हो गई, वो भी हमारे बहुत पारिवारिक अच्छे संबंध हैं, और शानुदा भी थे वहाँ पर, काफ़ी स्टार थे। तो वहाँ पे स्पेशली मेरा सॉन्ग धर्मेंद्र जी के लिए था, तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे अपना एड्रेस भी दिया। लेकिन मेरी जो टिकट हो चुकी थी दुबई के लिए, मुझे दुबई जाना था, इस वजह से मैं उनके पास नहीं जा पाया। उसका मलाल आज भी होगा शे? मलाल है। हाँ, मलाल है। मलाल होता है? मलाल तो होता है, क्योंकि बहुत अच्छा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। ओके। लेकिन मेरा किसी के साथ कांटेक्ट था, अच्छा, कमिटमेंट दुबई के लिए, तो मैं इस वजह से वहाँ पर नहीं जा पाया। देखिए, म्यूज़िक के लिए आपने इतना डिवोट किया कि मतलब बॉम्बे नहीं गए और सीधा अपना जो मनी माइंडेड होके चल रहे थे क्या उस टाइम? नहीं दरअसल दोनों चीज़ें थी। पैसा तो इम्पोर्टेंट होता है, पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है, और क्योंकि मैं किसी के साथ में, जब मेरा किसी से
कॉन्टैक्ट हुआ है तो मैं उसको निभाऊं। निभाऊं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा पाया। तो मतलब आपको लगता है कि अगर अभी भी अगर ऐसा कोई मौका मिलता है बॉम्बे से, बिल्कुल तो ओपन माइंडेड आप बॉम्बे मूव करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे अगर कुछ ऐसा ऑफ़र मिलता है तो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, कैलाश खेर मेरे साथ में सीखते थे, ऋचा दीदी, ऋचा शर्मा जी 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 जी। मेरे साथ में, हम गुरु भाई हैं, कैलाश खेर और हम साथ में सीखते थे। उसी टाइम का हमारा, क्योंकि 93-94 में गंधर्व से हमने जो शिक्षा लिया, उसी टाइम में दिल्ली विश्वविद्यालय के जी। अंडर में आता है, गंधर्व और महाविद्यालय। गंधर्व महाविद्यालय जी। दिल्ली। और वहाँ पर सुना है कि जितने हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं बताते हैं कि वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ के जो गुरु हैं वो अगर निगाह में चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं चढ़े तो आपको आउट कर देंगे। दरअसल वहाँ पर देखिए थोड़ा जो सुरीले लोग हैं वही वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया बड़ी क्या है basically? संस्था है, बड़ी ऑल संस्था है इंडिया की तो? सबसे बड़ी संस्था है जी 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 गंधर्व महाविद्यालय। जी। जितने भी हमारे बड़े बड़े जो म्यूजिक लाइन के, जो जैसे जाकिर साहब हो गए, भीमसेन जोशी जी हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया जी हो गए, शिव कुमार शर्मा जी हो गए, तो उन लोगों का भी वहाँ से ताल्लुक़ था और वो परफॉर्मेंस भी देते थे, वहाँ पे आना जाना। मधु मुदगल जी जो वहाँ के ऑनर हैं, वो भी क्लासिकल गाते थे। तो वहाँ पे गंधर्व में जाना ही बहुत बड़ी बात है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा सिखाने को। कितने रागों के विषय में भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है? राग भैरवी हो गया, और कई ऐसे राग जो लगाने आलाप लगाना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है म्यूज़िक के लिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बेसिक जानकारी के लिए, अगर कोई भी काम हम करेंगे तो अच्छा करने के लिए बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो गंधर्व से आपके साथ जो स्टूडेंट्स आपने बताया कि कैलाश खेर साहब है, कैलाश जी थे, ऋचा दीदी थी, जी, और एक त्रिलोचन करके थे पंजाबी सिंगर, वो हम साथ में ही सीखते थे। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, जो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के कभी वहाँ पर हुआ हो? वहाँ पर जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती थी तो फिर बाहर बैठते थे, चाय पीते थे और आपस में गाना बजाना करते थे, गाते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, सुनते थे, सुनाते थे। अच्छा, कैलाश खेर जी भी अब आपको मतलब जब बैठ के गाते थे जी तो वो जितना आज ऑब्वियस है वो काफ़ी पॉपुलर है आज की डेट में भी, जी जी। लेकिन जब आप लोग उन्हें सुनते थे उस वाले सुर में और आज के उनके सुरों में कुछ क्या फ़र्क है? नहीं, वो तो सुर तो उस टाइम भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। हम सभी मतलब गुरु के अच्छे शिष्यों में आते थे। मैंने जाकिर साहब के साथ तानपुरा भी प्ले किया है, और जो गदर मूवी में एक सॉन्ग गाया है पंडित जी ने, आन मिलो सजना, गदर मूवी में, उनके साथ भी मैंने तानपुरा प्ले किया है। तो बहुत कुछ आपस में बैठते थे, सिंगिंग करते थे, तो अच्छा लगता था। तो आपका ये दौर जब दिल्ली में से रहा, या फिर आप इन सब के साथ मिलके कोई बड़ा टूर भी आपने बाहर किया? क्योंकि टूर तो बहुत किया है। तो क्या ये दोस्ती अभी भी कायम है सबके साथ? बिल्कुल। तो अभी भी ऐसा होता है? जो अभी हर्षदेव कौर गाती है, वो हमारी छोटी बहन है, बहुत अच्छा गाती है, हमारे बहुत अच्छा संबंध है। चलिए, आज आपको एक राज खोलना होगा फिर। जी अभी तक इतने 25-30 साल की जो सदियों में विदेशी टूर होते हैं म्यूजिशियंस वगैरह के, है ना, तो इसमें आपको लगता है कि कहीं जैसे कोई इनवाइट करते हैं, बाहर से इनवाइट करते हैं, जी। है ना, तो
तो उसमें पहले सुना जाता था डी कंपनी का हाथ होता था, लोग जाते थे, बैठते थे, इंजॉय करते थे, पूरी पूरी पार्टियाँ होती थी। वो दौर जब हमारी शुरुआत हुई बाहर जाने की, क्योंकि वो उस टाइम 90 के आसपास, 92 93 के बाद का जो टाइम था उनका, वो था जो वहाँ पर वो था मतलब तरह का। आर्टिस्ट को बड़े सम्मान के साथ बुलाते थे या बंदूक की नोक पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल हमारा कुछ ऐसा वास्ता उनसे हुआ नहीं, लेकिन ये है कि वो एक दौर था, वहाँ पर थे लोग। अच्छा। हमारा तो जो म्यूजिक लवर लोग थे उनसे ज़्यादा वास्ता हुआ है। ओके। मतलब आपने वो दुनिया देखी है जब जो चीज़ें बाद में खुल के मार्केट में आई, कि ऐसी ऐसी न्यूज़ पता चली, कि पता चला कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो नामी ग्रामी आर्टिस्ट थे, अनु जी थे उसमें, अनु मलिक साहब, उन्होंने अनु तो जी खुल थे। के बोला कि हाँ भाई जाते थे तो क्या पैसे के लिए जाते थे, काम करते थे, आप अपने घर पे बुलाओ तो भी मैं जाऊँगा, कोई अगर क्रिमिनल बुलाएगा तो भी मैं अपने घर पे जाऊँगा। देखो, आर्टिस्ट तो सबका है, हाँ। आर्टिस्ट सबका दिल जीतता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है कि वो एक खुशबू फैलाती है। उसका एक जैसे थेरेपी है। अगर कोई भी म्यूजिक सुनेगा, बच्चा भी म्यूजिक सुनेगा, तो उसको एक करंट लगेगा। तो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो तो सबके लिए, कोई कोई भी उसको बुलाए तो वो उसके लिए गाएगा। लेकिन एक क्रिमिनल जब आपको दुबई या पाकिस्तान या कहीं ऐसी जगह पे शो के लिए बुलाता है, तब आर्टिस्ट को ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं किसके लिए जा रहा हूँ? वो इंसान जो मेरे देश के खिलाफ चल रहा है, या टेररिस्ट है, या बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मैं इसके सामने परफॉर्म करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को मालूम नहीं होता है बुक किसने किया है, वहाँ पे बैठा कौन है। अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई किसी ने वहाँ पर इवेंट कराया, कोई शो किया, तो वहाँ पर कौन गेस्ट लोग आए हुए हैं ये मालूम नहीं होता। तो आर्टिस्ट को तो अपना गाना ही है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई फ़ोन करके बुलाते हैं, उनको बुलाया, जैसे अन्नू जी हुए या कोई भी सेलिब्रिटी हुआ। एक बार अभिजीत जी है जो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को फ़ोन आया ऐसे ऐसे, और मुझसे पैसे भी मांगे, या कुछ ऐसी बातें हुई है कुछ आर्टिस्टों के साथ में। तो ये बाहर काम करना ज़्यादा खतरनाक होता है? नहीं, ख़तरनाक कुछ नहीं है। वो एक कुछ लोग होते हैं, वो किसी को ऐसे नहीं कि वैसे परेशान करते हैं। वो तो म्यूज़िक के करीब होते हैं, ऐसा नहीं है, म्यूज़िक सुनते हैं। जैसा शो दिल में तो सबका होता है। सबका मैंने कहा कि दिल तो सबका होता है, धड़कन सबकी होती है। बिल्कुल। तो ये जो सिलसिला चलता है, जब आर्टिस्ट को ये पता चल जाए, अगर पता चल जाए कि सामने जिसके लिए मैं गा रहा हूँ वो हमारे देश से प्यार नहीं करता, या वो टेररिस्ट है, तो क्या उसको परफॉर्म करना चाहिए? नहीं, उसको तो फिर सबसे पहले हमारा देश है, और देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। तो ऐसे कभी वाकया हुआ कुछ ऐसा? नहीं, मेरे साथ कभी आपके साथ हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। सबने, जिसने भी मुझे सुना तो सबने प्यार दिया है। मेलोडी जो बनाते हैं हम म्यूज़िक की, कि एक के बाद दूसरा गाना, दूसरे के बाद तीसरा गाना, जी, तो इसका चयन कैसे करते हैं? वो एक सुर होता है, तो उससे वो सुर मैच करता है, तब उसके साथ में दूसरा सॉन्ग ऐड कर सकते हैं हम। मतलब धुन एक ही चलनी चाहिए, रिदम एक ही चलनी चाहिए, तब जाके हाँ, दूसरा गाना। तभी वो उसका मीटर में आएगा, ओके। एक उसका रिदम तो विजय जी, पकड़ेगा। अगर मैं 3 गाने बैक टू बैक कहूँ आपको एक ही रिदम में गाने की, जी, तो एक के साथ दूसरा कनेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। सो नाउ विजय जी से मेरी रिक्वेस्ट डेविक्स स्टूडियो की तरफ से और सभी हमारे देखने वाले दर्शकों की तरफ से कि 3 गाने बैक टू बैक हो जाए। बिल्कुल। ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं, और सूफियाना सॉन्ग है। मैं आपको मतलब सूफी में भी बन जाती है ले पूरी, के मतलब 3 गाने आप लगा देंगे? बिल्कुल। क्या बात है। तो 3 गाने ये सूफी अंदाज में। हाँ, आपके और
सभी श्रोताओं के लिए भी और आपके लिए। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट कर जान दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे। ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में। मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवा, दिल मुड़दा ने लख समझाया, हो दिल मुड़दा ने लख समझाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा के। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा के। तैनू दिले वाले शीशे च सजाया, तैनू दिले वाले शीशे च सजाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। That's a great performance, no doubt. और डायवेक्स के सभी देखने वालों को मैं बता दूं, आपको क्या करना है, कमेंट में जाना है और वाव तो लिखना ही लिखना है यार, वाव तो लिखना ही लिखना है। दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस सर, ब्यूटीफुल। तो मैं आपकी आवाज़ में एक माँ के नाम से गाना तो सुनने की इजाज़त आपसे चाहूँगा ही चाहूँगा कि आप मुझे माँ से अगर इतना रिलेट करते हैं तो क्यों ना माँ के नाम पे भी एक प्यारा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्योंकि ममा तो सबके दिल के पास होती है ना। तो जब आप अपनी ममा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ के चलते हैं तो उनके लिए भी एक गाना तो बनता ही है, डायवेक्स के इंटायर श्रोताओं के लिए। मैं जब ये माँ के लिए गाता हूँ कुछ चंद लाइनें तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि आप आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस फील को हमें भी फील कराएं। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ।
रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। रात भर दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। ये माँ की जो एक माँ का जो आशीर्वाद है वो जब बच्चे को मिलता है तो उसकी कठिनाइयाँ बड़ी आसान हो जाती है, और माँ और बाप का साथ और उनका आशीर्वाद ज़िंदगी में जिसके ऊपर है उसकी मंजिल आसान है। तो ये प्यार और आशीर्वाद तो आपने ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ रख ही लिया है, जी नो डाउट। तो सच बताइएगा कि ये जब फीलिंग्स आपके साथ आती है जी। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे, वो लोग जो अपने माँ बाप को लेके इतने ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं कि भाई वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जी। जिंदा होने के बाद भी उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। देखिए, जो माँ बाप होते हैं, आप ये समझिए कि माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने माँ बाप को दुखी किया तो आप सुखी नहीं हो सकते। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, वो करिए, लेकिन माँ बाप में उसको महसूस करिए कि जो मेरे सामने मेरे माँ बाप हैं वही मेरे भगवान हैं, और जितने भी और भगवान हैं वो सब उनके अंदर समाये हुए हैं। अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चों को दिल से ये चाहती है कि ये मुझसे भी आगे बढ़े। दुनिया में कोई आपका ऐसा कोई साथी नहीं होगा जो आपको चाहे कि आप इतने आगे बढ़ें, मुझसे आगे बढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमारी डायवेक्स की टीम आपके बिल्कुल साथ में ही है, और ये सच में ये चाहती है कि आपकी जो आवाज़ सुनने के बाद दिल को एहसास होता है ना, वहाँ से हम लोग दिल से दुआ करते हैं कि आप जल्दी ही बॉलीवुड और बड़े बड़े सॉलिड वाले जो मूवीज़ आ रही हैं उनके लिए भी ट्राई करें, ताकि हम आपको वहाँ पे भी सुने। ये भी हमारी चाहत है। और रही बात माँ की, तो ऑब्वियस है, उससे बढ़कर तो शायद दूसरा कोई शब्द ही नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। और जिसने माँ बाप की कदर नहीं करी वो दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं जिनके भी माँ बाप अभी है प्रेजेंट में, वो जितना चाहे दिल खोल के उनकी सेवा करें। जो वो करेंगे उससे ज़्यादा आप उनको मिलेगा। और जिसने तस्वीर लगने से पहले उनकी सेवा कर ली तो उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, वो सुखी सुखी रहेगा हमेशा। क्योंकि माँ बाप जब तक आपके सामने हैं
तो आप ये समझिए कि आप बहुत धनवान हैं, सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है आपके पास में। तो आपके घर में ही भगवान मौजूद भगवान है। मौजूद है। उससे बड़ा आपके लिए उससे बड़ा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता तरक्की का, कि अगर आपके माँ बाप हैं अभी, तो उनकी जितनी सेवा की जाए उतनी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ बाप ने अगर आपको आशीर्वाद दिया है, जो सुखी माँ बाप होते हैं वो कभी अपने बच्चे की बुराई नहीं करते हैं, कभी आलोचना नहीं करते हैं। और जितनी आवाज़ बुलंद माँ बाप की होगी उतना आपका सीना चौड़ा होगा। अगर आपने माँ बाप की आवाज़ दबा दी तो आप दुनिया में कहीं सीना नहीं चौड़ा कर सकते, आपकी गर्दन ऐसी ही रहेगी। माँ बाप का सीना आप चौड़ा करिए, उनका सीना उठाइए, उनकी हर डांट आप ये समझिए कि आपके लिए वरदान है। जितना वो डांटे उतना ही आप ये समझिए कि आपको दवाई मिल रही है। कड़वी चीज़ हमेशा दवाई का काम करती है। सही बात है। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उन्हें समाज एक अलग ही दृष्टि से देखता है। जिनके माँ बाप होते हैं तब आप बेफिक्र अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही मकाम पे जीते। लेकिन उनसे पूछिए जिनके माँ बाप चले जाते हैं दुनिया छोड़ के। जिसके माँ बाप चले गए, क्योंकि जो माँ बाप को प्यार करते हैं वो जाने के बाद वो महसूस करता है कि मेरा क्या चला गया। इसलिए जब हैं तो उनकी तस्वीर लगने से पहले कर लीजिए आप जो करना है, तो आपको एक अंतरात्मा को आपकी सुख मिलेगा। आपके अंदर से एक अलग खुशबू दूसरों को भी मिलेगी। तो माँ बाप तो सबसे बड़ी धन दौलत है। आप कहीं भी जाएं, अगर माँ बाप आपके सुखी नहीं है तो फिर आप भी सुखी नहीं है। आप भी सुखी नहीं हैं। आपको खुद सुखी रहना है तो माँ बाप का आदर कीजिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है जब आप टूर पे जाते थे जी, तब आप मामा को काफ़ी मिस करते होगे। मैं ही जानता हूँ कि मैं माँ बाप को क्या दर्जा देता हूँ। मैं ईश्वर का ही दर्जा देता हूँ अपने माँ बाप को, उससे कम नहीं है। चलिए आपके और जो भी मेरा शुभचिंतक है हम्म, मैं उसको भी उसी श्रेणी में लेता हूँ कि वो, क्योंकि दुनिया में चंद लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत शुभचिंतक होते हैं, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो 2-4 लोग ही होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों में बैठना ये भी एक तरक्की की निशानी है। डेफिनेटली। और जब आपने अभी सूफी वाला अंदाज एक गाया था जो कि मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से उसकी Thank you. तारीफ करता हूँ आपके। मेरी एक ख्वाहिश है छोटी सी। जी, आफरीन 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 आफरीन। ओके। बिल्कुल मेरी एक ख्वाहिश है। और ये एक ऐसे इंसान का गाना है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चंद लाइनें आपके लिए पेश करता बिल्कुल। ऐसा देखा नहीं पेश है। हूँ। ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, आपकी नज़र। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों में जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई चांदनी, जिस्म जैसे महकती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ
दिल नशो दिलकश संदली संदली मरमरी मरमरी संदली संदली मरमरी मरमरी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है। तो ये जो सूफी अंदाज आपने दिया और इसमें जो तारीफ हो रही है वो एक जिस्म की हो रही है। तो आजकल के गानों में जितना ये जिस्म के बारे में तारीफ होती है, क्या पुराने गानों में भी ये ऐसा ही दौर था जिसमें जिस्म की तारीफ होती थी? हाँ, बहुत गाने हैं ऐसे, जैसे रफ़ी साहब ने गाए हैं, मुकेश जी ने गाए हैं, सभी सिंगर्स ने। हुस्न की तो तारीफ सदियों से होती आई है क्योंकि कभी ऐसा प्रतीत होता है आपको कि ऐसे गाने जो हैं जैसे पहले चलते थे और आज के दौर के जो गाने हैं उसमें काफ़ी ऐसी एजुकेशन भी आती है गानों के साथ साथ जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है? वो तो जब बच्चे सुनते हैं उन गानों को आज की जनरेशन के, तो वो भी थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं आज के म्यूज़िक को सुनने के बाद। थोड़ा फ़र्क तो आया है। क्या फ़र्क आया है? यही फ़र्क आया कि थोड़ा सा गाने का लहजा भी चेंज हुआ है, लिरिक्स भी चेंज हुए हैं। तो पहले में एक सादगी थी, आज के गाने में वो ऐसा नहीं है कि अच्छे भी सिंगर्स हैं जो अच्छा भी गाते हैं, अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन कुछ अलग कैटेगरी के जो आर्टिस्ट हैं वो उसमें थोड़ा सा। आपके बेसिकली आइडियल सिंगर कौन रहे हैं? मेरे नुसरत जी हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, मुकेश जी हैं, नूरजहाँ जी हैं। और 90s के हेमंत दौर के? 90s के शानू हैं, कुमार शानू जी। और शानू जी से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? शो पे मुलाकात हुई। अच्छा, हाँ, कैसा शो पे। नेचर है? अच्छा नेचर है। कुमार शानू जी बहुत जैसा गाते हैं सुरीला, वैसा नेचर भी अच्छा है। तो शानू जी का कोई एक गीत कोई याद आ रहा हो? बिल्कुल। आपने साथ में काम किया है, पर्सनालिटी आपने देखी है। नहीं, बिल्कुल। और जैसा कि मैं एक बात और उससे पहले गाने से पहले पूछना चाहता हूँ, जैसे हम मिमिक करते हैं, जैसे किसी भी आर्टिस्ट की आवाज़ निकालना, तो हम पहले बहुत ध्यान से उसे देखते हैं। आप भी उसी तरह से अगर किसी को करते हैं उस गाने की लय और सुर और ताल को पकड़ने के लिए? दरअसल वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर मैं रफ़ी साहब का कोई सॉन्ग गाऊंगा तो जब तक मैं उनका अंदाज़ नहीं लूँगा तो वो चीज़ सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि कोई भी गाना रफ़ी साहब का गाएंगे तो उनका ढंग थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तभी वो उसमें क्वालिटी आएगी। अगर मैं रफ़ी साहब के सॉन्ग को किशोरदा के अंदाज में गाऊंगा तो वो इतना जचेगा नहीं। उसका मज़ा तभी आएगा कि रफ़ी साहब का सॉन्ग उसके अंदाज में गाया जाए और किशोरदा के अंदाज में गाया जाए, कुमार शानू जी का कुमार शानू जी के अंदाज में गाया जाए। विनोद राठौड़ जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत शोज किए हैं। बहुत फेवरेट सॉन्ग है मेरा उनका, छुपाना भी नहीं आता, क्या बात। ऐसी दीवानगी। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं जो 90s के हैं और 2000 के बाद भी जो बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं। पहले वही हो जाए सर, ऐसी दीवानगी। ऐसी दीवानगी सुना देते हैं। बिल्कुल। तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया, हुई दुनिया से पराई तुझे अपना बनाया।
तू मेरी आरज़ू, तू है मेरी वफा, जिंदगी में कभी अब न होंगे जुदा, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, प्यार से बेखुदी में दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया। जी हाँ, हम अपने लिसनर्स को बता दें कि शाहरुख खान के ऊपर ये फिल्माया गया था जी, और पिक्चर का नाम था दीवाना। दीवाना। दीवाना कहते हैं कि उस दौर में दो आर्टिस्ट ऐसे चल रहे थे, जैसे हमारे बिग बी उस वक्त कम बैक किया था और शाहरुख खान की नई नई एंट्री थी। तो यहाँ जो मैच होता था कि एक पहले का यंग एनर्जेटिक श्री श्री 108 अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे गाने जब कोई किसी के लिए गाता है, आर्टिस्ट के लिए, क्या उसको एनालाइज करके ही गाना गाना चाहिए एक आर्टिस्ट को देख के? अब जैसे शाहरुख खान के ऊपर ये गाना था एंड आवाज़ को मैच करना आर्टिस्ट से मैच करती भी नहीं है, इसके लिए क्या मैच आपको कैसा लगता है, कौन सा मीटर इस्तेमाल होता है इसके लिए? दरअसल सिंगर को ये मालूम होना चाहिए कि वो उसके लिए गा रहे हैं, और जो हीरो है उसको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे उस अंदाज में गाना मिलेगा और उस अंदाज में मुझे एक्टिंग करना है। अपना जो लिपसिंग या जैसे भी उसके अंदाज में उसको पिक्चराइज किया जाएगा, तभी वो गाना भी हिट होगा। और जो हीरो तो पहले क्या बनता है, गाना बनता है या एक्टिंग करा ली जाती है? पहले गाना रिकॉर्ड होता है, पहले गाना रिकॉर्ड होता पहले गाना रिकॉर्ड होता है, फिर उसके बाद उसको हीरो को वो गाना दिया जाता है, उसको लिरिक्स याद करना होता है, फिर उसके अंदाज में वो जैसा गाना गाया गया है उसी के हिसाब से वो फिर एक्टिंग करनी होती है इसका। है। लेकिन जब कोई सिंगर अपनी परफॉर्मेंस करता है, जैसे हमने काफ़ी रियलिटी शोज में देखा है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पहले सिंगर को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू प्रेजेंट ऑन अ स्टेज। बिल्कुल बिल्कुल। पहले उसको एक आध रिहर्सल होता है, प्रैक्टिस किया जाता है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड होता है। आपसे मैंने कोई प्रैक्टिस करवाई? नहीं आपको मैंने पहले बताया कि मैं आपसे क्या पूछने वाला नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हूं। ये रियल कट है, तो नहीं, ये तो रियल है। अनसेंसर चलते हैं हम, जो है रियल है। अनस्क्रिप्टेड चलते हैं। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती जो मैं पहले से सोच के बैठा हूँ कि आपसे पूछना नहीं, है। ऐसा बस कुछ जो यकायक मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको उसी से अंदाज में पूछे जा रहा हूँ। लेकिन आपने मेरी अपनी बातों में बताया कि आपको आपका एक फ्रेंड था जिसने आपको पहली बार मंच दिया, है ना, कि लेके गया कि भाई ऐसे एक प्रतियोगिता हो रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। जी। क्या नाम बताया था आपने उनका? वो मोहम्मद फुरकान। मतलब माउंटन थे वो जी। इंसान। तो क्या म्यूजिक के दायरे में आप ये सोचते हैं कि धर्म को बांधा जा सकता है? देखो, ये तो सब साइड की चीज़ें हैं। अच्छा। जितने भी धर्म हैं सब रिस्पेक्टेड हैं, और इन सब से जो निखर के चीज़ें आती हैं वो इंसानियत की आती है। धर्म, हर धर्म ये कहता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, डेफिनेटली। और इन चीज़ों से जब ऊपर इंसान हो जाता है, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, वो उसको मालूम नहीं कौन सामने पूरी दुनिया में कहाँ पे उसको सुना जाता है, और वो उसको एंजॉय करते हैं। तो धर्म उसमें आड़े नहीं आता है। ये सारी चीज़ें पर्दे की है। खाना, नहाना और पूजा, ये सब पर्दे की चीज़ें हैं। इसको हम सामने रख के नहीं वो कर सकते, ये दिल में होना चाहिए।
जितना दिल में होगा उतना ही इंसानियत की उसकी खूबसूरती नज़र आएगी कि ये इसके अंदर कुछ अलग चीज़ है, आध्यात्मिक चीज़ है। तो सभी धर्म रिस्पेक्टेड हैं और सबके लिए बहुत इज्जत है मेरे दिल में, लेकिन उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती उस चीज़ की। आध्यात्मिक से याद आया मुझे, अभी आपने आध्यात्मिकता की तरफ कुछ अपना योगदान दिया हो म्यूज़िक के साथ? ये तो जो म्यूजिक लाइन है इसमें भी अध्यात्म है। अगर हम म्यूजिक एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है ये। अगर हम म्यूजिक से, गाने से किसी को खुशी देते हैं, धर्म भी वही काम करता है, वो भी एक अच्छी खुशबू फैलाता है और म्यूजिक भी खुशबू देता है। एक अलग ही इसका रंग है म्यूजिक का भी और धर्म का भी। तो उसमें सारी चीज़ें तालमेल के साथ आती है। ये नहीं कि धर्म जो है म्यूजिक को रोकता है या म्यूजिक धर्म को रोकता है। पूरी दुनिया में सभी लोग किसी ना किसी धर्म को मानते हैं और वो सब, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो म्यूजिक से दूर हो। तो आपने जैसे उस टाइम को देखा है, उस दौर को देखा है जब टी सीरीज़ जैसी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को चांस दिया, या फिर वीनस हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी ऑडियो कैसेट्स कंपनी भी थी। कभी आपने नहीं सोचा कि मैं भी अपनी एक एल्बम उसमें कोशिश करूं डालने की? नहीं, टी सीरीज में भी मेरे को चांस मिलने वाली बात थी, लेकिन मैं आपको बोला है कि मैंने कम से कम 22 ईयर्स आउट ऑफ इंडिया काम किया है। सिंगापुर, मलेशिया, बहरीन, उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका, 17 कंट्रीज में मैंने उस दौर में तो प्रोफाइल कोई पूछते हैं तो बस सिंगर की आवाज़ ही मानी जाती थी, यही मेरा सर्टिफिकेट है। वो तो एक जैसे सुनते हैं लोग तो फिर उसका वैसे भी परिचय हो जाता है। जी, आज के दौर में तो कुछ और परिचय है ना। जब तक आपके फेसबुक पे फॉलोअर्स ना हो, इंस्टाग्राम पे आपके इतने लिसनर ना हो, तब तक आपको सिंगर मानने के लिए कोई तैयारी नहीं होता। ये तो हमारा अपना ये मानना है कि जो म्यूज़िक समझने वाले लोग हैं वो अपने स्तर पे ही आर्टिस्ट को लाइक करते हैं। अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो आप अच्छा आर्टिस्ट को ही सुनेंगे, और जिसको उसकी समझ कम है तो वो किसी को भी सुनेगा। जिसको सुर से प्यार है, सुर खुद बताता है कि उसका असर हुआ या नहीं हुआ है। अगर मैंने कुछ गाया है और उसका असर हुआ है कि सामने वाले पे, तो वो उस सुर का असर ज़रूर होगा उस पर। अगर वो यू आर आर रियली म्यूजिक लवर, तो बिल्कुल मैं बता दूं कि अब वो गाना आपके मुखमंडल से हम सुनने वाले हैं वो गुलाबी आंखें होगा मेरे ख्याल से। गुलाबी आंखें, बिल्कुल ओल्डी गोल्डी नंबर 90s के दौर का गाना, एक ऐसा गाना जिसमें आंखों का जिक्र किया गया है, और उसी को अगर आप पैरोडी में वो चमचमाती हुई साड़ी में बदन पे सितारे से जोड़ दें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा,
क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। क्या बात, क्या बात, दिल खुश ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। अब बस यहाँ एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। राज कपूर साहब, जी है ना, मेरा नाम जोकर, जी। ऐसी हिट पिक्चरें आपने जब नाम मेरे से सुना तो आपके दिल में पहला शब्द क्या आता है? पहला शब्द यही आता है कि जो राज कपूर साहब ने पिक्चर बनाई है, बहुत लाजवाब पिक्चर बनाई है। उसका आप ये समझिए कि इतना असर लोगों पे हुआ कि उसमें किस तरह एक आर्टिस्ट कुछ मिस हैपनिंग होने के बावजूद भी किस तरह से वो अपने कैरेक्टर को निभाता है। द शो मस्ट गो ऑन। दुख में दुख लोगों को खुशी देता है। खुशी देता है। जो गाना उनका जाने कहाँ गए वो दिन, बिल्कुल। और इस पिक्चर के गाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र ऐसी पिक्चर थी मेरे ख्याल से जहाँ पे इस पिक्चर में 2 इंटरवल होते थे। मतलब एक ही पिक्चर में 2 इंटरवल लोगों को एंजॉय करने का मौका मिलता था। आज के दौर में पिक्चर 1-1.5 घंटे या 1.5 घंटे या मुश्किल से 2 घंटे की पिक्चर होती है जिसको हम पिक्चर हॉल में जाके देखते हैं। पता चलता है अभी 2 घंटे पहले ही तो अंदर आए थे, पॉपकॉर्न ही खाई और इंटरवल आ गया, उससे पॉपकॉर्न ख़त्म हुई, फिर एकदम बाहर का रास्ता, चलो जी। तो पिक्चर इतनी छोटी होती जा रही है। पहले के टाइम पे इतनी बड़ी पिक्चर होती थी कि इजीली उसमें 2-2 घंटे का ब्रेक होता था। और मतलब पिक्चर्स में 2 ब्रेक एक साथ मिल जाते थे। आप ये देखिए कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग पिक्चर देख रहे हैं, वो भी एक ही पिक्चर को देख रहे हैं। कैसा माहौल था उस टाइम का माहौल। आप ये देखें ना कि जो फिल्में होते थे जी, वो सिंगर पैदा करते थे। पिक्चर में फिल्म में गाने होते थे, म्यूजिक डायरेक्टर मेहनत करते थे, सिंगर्स गाते थे, और वो जो म्यूजिक होता था, जो पिक्चर देखते थे, स्टोरी अलग होती थी, लेकिन जो गाने सुन के वो गुनगुनाते थे और उनसे घर में गाने गुनगुना के सिंगर बनते थे। अगर म्यूजिकल फिल्में ना होती तो कहाँ से सिंगर बनते। तो पहली जो फिल्में होती थी उसमें बड़ी अच्छी फिल्में और उसमें म्यूजिक, सिंगर्स, गाने, लिरिक्स, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता था। इस खूबसूरती के अंदाज में अगर राज कपूर साहब का अगर कोई गाना आपके मुख से सुनना चाहे तो कौन सा याद आता है? राज कपूर साहब का मेरा फेवरेट सॉन्ग है जाने कहाँ गए वो दिन। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो
चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं वापस आप ही के साथ। आपके 22 साल जो है विदेश में भी रहे, काम भी किया, वहाँ के इन्वायरमेंट और यहाँ के इन्वायरमेंट में म्यूज़िक के दौर को लेके क्या आपको फ़र्क नज़र आया? वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। इंडिया में आपको सब मौसम का मज़ा मिलता है। मज़ा मिलता है। आप बरसात का मज़ा लीजिए, गर्मी का मज़ा लीजिए, सर्दी का मज़ा लीजिए। और जो अभी टाइम चल रहा है उसमें तो आप सारे मज़े एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है बारिश भी आपको मिल जाती है, बिल्कुल। 2 मिनट बाद धूप भी आ जाती है, तो आप एक बहुत ही रंगीला मौसम इस वक्त है। आप किसी भी महीने में जी किसी भी मौसम का मज़ा ले सकते हैं अपने भारत में। जी। अगर आप चाहेंगे मुझे गर्मी में सर्दी का एहसास चाहिए तो आप पहाड़ों पे चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए। पहाड़ों वालों को अगर गर्मी का एहसास चाहिए आ जाओ आप दिल्ली। दिल्ली आ जाओ, मुंबई चले जाओ। जी बिल्कुल, वहाँ तो बिल्कुल। तो ये हमारे हिंदुस्तानी की खूबसूरती है। खूबसूरती तो है। मेरा सवाल था कि म्यूज़िक को लेके वहाँ के लोगों की जो सोच है भारतीय म्यूज़िक को लेके खास तौर पर। अच्छा, भारतीय म्यूजिक को मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतना किसी को लाइक नहीं किया जाता जितना भारतीय म्यूजिक को सुना जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा क्षण नहीं होता जहाँ वो भारतीय म्यूजिक ना सुन नहीं जो सुन रहे सुनने होगा। पा रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक। कोई पल ऐसा नहीं होगा। उनकी पहली जो चॉइसेस जो फॉरेनर्स को ही आते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी लिटिल बिट आती है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, वो आपसे सबसे ज़्यादा जो डिमांड करते हैं गाना सुनने की, वो कौन सा होता है? वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई किशोर दा को बहुत लाइक करते हैं, पल पल दिल के पास बहुत लाइक करते फेमस है। हैं, सुनते हैं लोग बाहर। हम्म। और रफ़ी साहब को सुनते हैं, मुकेश जी को सुनते हैं, सब बॉलीवुड गज़लें भी सुनते हैं, सब सुनते हैं लोग। तो कोई एक गज़ल का अंदाज हो जाए आपका एक? बिल्कुल, ये वो लाइनें हैं जो मेरी लाइफ में बहुत महत्व रखती है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। क्या बात है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा
कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। द फीलिंग ऑफ आर्टिस्ट सेस की जो स्ट्रगल का टाइम था वो आपने नज़रअंदाज कर दिया। हर आर्टिस्ट के साथ ये बहुत ही बड़ी वाली समस्या होती है कि उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को आसानी से जो है एक मकाम हासिल करने के लिए भाई का सहारा भी लेना पड़ता है। इंडस्ट्री में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अपने भाई के साथ बढ़ते चले गए। क्या नज़र डालेंगे उस पर म्यूज़िक के दौर पे? ये तो किसी ना किसी को किसी का साथ मिलता ही है। कोई ना कोई तो अपना ऐसा एक साथी होता है, कोई भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, दूर का हो, पास का हो, लेकिन कोई ना कोई हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा शख्स होता है जो उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है, जी बिल्कुल। अपने से ज़्यादा। ऐसा इंडस्ट्री में हुआ भी है। हाँ बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ दिलेर पाजी, मिक्का पाजी बिल्कुल। और कई तमाम ऐसे लोग जिनको भाई का सपोर्ट मिलता था। तो उन लोगों के साथ कैसा आपका रिलेशन रहा? मतलब एक दोस्त और भाई, क्योंकि आपने इन सब के साथ काम किया, मिक्का पाजी के साथ भी काम किया है ना, दिलेर पाजी के साथ भी काम किया। दिलेर पाजी, तो कभी उनके साथ काम करते करते ऐसा नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जैसे इन्होंने अपने भाई का सपोर्ट किया तो ये भी हमारा सपोर्ट करें? नहीं, उन लोगों ने सबका सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत। मिक्का पाजी का भी, दिलेर पाजी का भी। और जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात आती है तो कुछ लोगों का नेचर ये होता है कि वो किसी को भी सपोर्ट करके निकल जाते हैं। क्या बात है। सबका अपना अपना, क्योंकि अगर हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, ऑब्वियस, हम भी आगे निकलेंगे। तो उन्होंने सबके लिए मेरे ख्याल से अच्छा ही किया है। जब मिक्का पाजी की बात चली है तो फिर द लेजेंड ऑफ मिक्का हमारे साथ, अगर उनके साथ ऐसा इंसान, हमारे साथ ऐसा इंसान बैठा है ऑलरेडी जिन्होंने मिक्का को बहुत अच्छी तरह समझा है, जाना है, उनकी आवाज़ को भी आपने परखा होगा, क्योंकि आपने भी एक बात बोली थी कि जब एक आर्टिस्ट काम करता है तो बहुत इजीली दूसरे को कैच करता है। तो उनके साथ काम करने के बाद जब ऐसा एहसास होता है कि उनका एक गाना तो बनता ही है आज की डेट में। उनका बहुत फेमस गाना है, सावन में लग गई आग दिल मेरा है, सावन में लग गई आग दिल मेरा है, सुनो हसीना पागल दीवानी, सुनो हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात दिल मेरा है। तो अब आप मेरे को सच बताइएगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आज आपका बहुत तगड़ा वाला एग्जाम हो रहा है? नहीं, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटी होना, तो अगर ब्रह्मा जी ने कोई ऐसी स्त्री बनाई होगी जो आपके दिल के आसपास भी होगी, मेरे ख्याल से हर एक स्त्री को प्यार होता है तो वो एक म्यूज़िक लवर से भी होता है। और म्यूज़िक का साक्षात कहते हैं आपके पास जब इतना भंडार है और सरस्वती माता का इतना तगड़ा वाला आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में कभी प्यार ना हुआ हो? दरअसल वो इंसान ही नहीं जिसकी ज़िंदगी में कोई प्यार ना हो, और जो जिसकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार होता है वो उसको मिल जाए तो वो और खूबसूरत हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में जो मेरा प्यार था वो मुझे मिला, और मैं उस प्यार की बहुत कदर करता हूँ। ज़िंदगी में जो इंसान चीज़ चाहे और वो उसको हासिल हो जाए, उससे खुशकिस्मत और कोई नहीं है। ऐसे ही एक प्रोफेशन की बात है, अगर आपको जो प्रोफेशन आपकी इच्छा है कि मैं इसमें जाऊं और वो आपको मिल जाए, बिल्कुल सही तो आप उसमें कुछ अलग ही करेंगे। ऐसा ही प्यार में है, और मैं प्यार करने वालों की बहुत कदर करता हूँ। जो प्यार करते हैं वो दुनिया के नेक इंसान होते हैं, वो किसी से घृणा नहीं करते हैं। और अगर उनका प्यार उनको हासिल हो जाए तो फिर तो वो एक
सुंदर आत्मा हो जाती है। तो आपके साथ जो सुंदर आत्मा जुड़ी, उसने आपके प्रोफेशन को लेके कितना साथ दिया? बहुत साथ दिया। मेरी वाइफ ने और बहुत सपोर्ट किया मुझे, और वो भी बहुत लाइक करती है म्यूज़िक। म्यूज़िक की अच्छी समझ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया का बहुत खूबसूरत खुशनसीब इंसान हूँ। वो इंसान हूँ जिसको वो चीज़, उसका प्यार भी मिला बहुत बढ़िया। और म्यूजिकल साथी भी मिला। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्या लेकिन बात है। मैं दुनिया के हर प्यार करने वाले बच्चों को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्यार करो तो उस प्यार की कदर करो ज़िंदगी भर, और सोच समझ के चुनाव करो। तो अगर वो प्यार आपको मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि दुनिया के हर उस बच्चे को जिसके माँ बाप ज़िंदा है, वो बच्चे ही हैं, चाहे वो किसी भी एज में है, अपने माँ बाप की ज़रूर कदर करें। फिर आपको एक ऐसा गाना मेरे को याद आ रहा है आपको देख के, ईमानदारी से जो आप बोल रहे हो, प्यार, प्यार वर्ड आपने लिया है ना, प्यार को समझा भी, प्यार को जाना भी, साहिबा वर्ड आता है उसमें। हम जी बस इतना ही बताऊंगा, राज कपूर की पहली पिक्चरों में से गिना जाता है साहिबा। प्यार में धोखा नहीं। दूसरा शब्द मैंने आपको दिया, प्यार में धोखा नहीं। पहला वर्ड दिया मैंने आपको साहिबा, दूसरा वर्ड दिया साहिबा के साथ। साहिबा। हे रे साहिबा, प्यार में धोखा अच्छा, नहीं। वो भी मूवी से। बॉबी पिक्चर से। प्यार चले आरी, ना मांगो सोना चांदी। ना मांगे सोना चांदी। और वो जोश में जो एक गाना आपकी जुबान से अभी आने वाला है, वो मैंने आपके दिल तक पहुंचा दिया है, बस जुबान पे आना बाकी है। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं, प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। क्या बात, क्या बात है। ये अंदाज आज की डेट में, सच बताएं तो, वो कहते हैं ना कि उम्र का दायरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वरना हम भी इंडियन आइडल में होते।
तो ये अंदाज कभी कभी फील नहीं होता कि आपके टाइम पे इतना ज़्यादा जैसे इंडियन आइडल और सिंगिंग कॉन्टेस्ट जो बड़े बड़े चैनल्स कराते हैं, वो उस वक्त ऐसा नहीं था? कभी इसका मलाल हुआ दिल में? नहीं, मैं कई बार दिल्ली का बेस्ट सिंगर अवार्ड मेरे पास है, ऑल यूपी का बेस्ट सिंगर अवार्ड मेरे पास है 92 का, कल्याण सिंह जी के द्वारा मुझे ट्रॉफी मिली थी अच्छा, उस टाइम यूपी के। मतलब जितनी प्रतियोगिताएं अब हो रही हैं उतनी उस दौर में होती तो शायद आप इंडियन आइडल या बड़े बड़े दरअसल ये फ्रेम्स था में, कि जी में जो मैंने बोला कि मैंने आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा। प्रेफर किया अपनी ज़िंदगी में। आपको ये पता चल गया कि भाई अब मैं अपनी आवाज़ से सिर्फ पैसा कमाऊंगा, बाकी दुनिया जाए, फ्रेम व्रेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली मनी माइंडेड हो गया, मैं सीधा बाहर निकल गया। नहीं, ये है कि बस जहाँ, जहाँ सरस्वती वहाँ पर ये बात सही है, पीछे पीछे लक्ष्मी। बिल्कुल। तो आपने वो दौर वहीं पर देखा जहाँ पे सरस्वती आगे जा रही थी और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे बहुत फास्ट रूम पे चल रही थी। ईटीसी चैनल के लिए भी मैंने सिंगिंग किया है, ईटीसी पंजाबी के लिए भी। ईटीसी पंजाबी, राइट। हाँ, और बहुत जगह गाया है। तो जाने से नेशनल- पहले मैं चाहूँगा कि जो जो आपको फेवरेट है उसकी एक मेलोडी हो जाए, और जिन जिनको आप बहुत प्यार करते हैं गानों को, उनका एक अंदाज़े बयां हो जाए। मैं कुछ मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, जैसे यशुदास जी हैं, किशोरदा हैं, और जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं उनका कुछ दो दो लाइनें आपके लिए पेश करता हूँ। ये यशुदास जी का बहुत प्यारा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, पेश करता हूँ। नी रे गा मा गा रे सा सा नी पा पा मा रे गा सा नी सा गा पा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। क्या बात, क्या बात, दैट्स अ ग्रेट। अब मुझे जो फील आई है वो आपकी वो जो विद्या है जिसमें आपने अपने गुरुजी का नाम लेना भूल गए, थोड़ा सा याद है जब आपने, जिन्हें मैंने पूछा था आपसे, आपने थोड़ा सा घुमा दिया था गुरुजी का नाम, कौन से ऐसे घराने से जिसे संबंध रहे या थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए आपकी, जो इतना सॉलिड आपने अभी लास्ट परफॉर्म किया अभी। तो राग को समझने के लिए आप दिल्ली के कौन से वाले इंस्टीट्यूट में थे? गंधर्व महाविद्यालय, ऑल इंडिया की सबसे बड़ी तो संस्था वहाँ है। किससे आपने शिक्षा प्राप्त करी? वहाँ पे हमारे जो गुरुजी थे, नरेश मिश्रा जी थे नरेश मिश्रा जी, जी, ओके। और इंदर सिंह जी थे, और मधु मुदगल जी, ऑनर ऑफ जी, जी। दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। शोभा मुदगल जी, शोभा मुदगल, जिनके नाम को लेते ही हम भी कान पे हाथ लगा लेते हैं कि भाई वो शी बहुत इज़ द दिल से गाने वाली लेडी जो धमाल मचा चुकी हैं अपनी। बहुत ऊंचे स्तर के आर्टिस्ट। तो जिनको देख के ही एक म्यूजिकल एनर्जी मिलती है। जो अनुभूति आपको इनको देख के होती है, जैसे आपने बताया, ये लोग क्या स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मौका भी देते हैं कि भाई ये काम आया है आप करके आओ इंस्टीट्यूट में होने के बाद नहीं, भी? वहाँ से शुरुआत हो जाती है। जो अच्छा
छोटे छोटे शोज मिलने शुरू हो जाते हैं। नहीं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? जो जिसको लगता है कि हाँ इसका सुर अच्छा है, अच्छा, तो उसको वो कॉलेज में भी चांस देते हैं कि भाई आप 15 मिनट के लिए आप गाइए इस तरह से। फिर वहाँ से जहाँ भी उनको लगता है कि ये बच्चा वहाँ पे अच्छा है, परफॉर्म कर सकता है, तो वहाँ पे चांस मिलता है, ऐसा मिलता नहीं है। हाँ। तो आप जब जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं अभी, वो उनको आप कहाँ भेजने की चाहत रखते हैं कि मैं कहाँ तो- से सीखें? मैं तो ये चाहता हूँ कि गंधर्व महाविद्यालय सबसे बड़ी उससे संस्था उत्तम है कोई नहीं है। ऑल इंडिया की, जी। तो वहाँ पे जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, बहुत अच्छा। तो इसका एग्ज़ाम होता है कुछ, या कोई टेस्ट होता है अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो? सब होता है वो। अच्छा, चयन प्रक्रिया के बाद ही उसको जगह मिलती है वहाँ? हाँ, और जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, हम्म। एक ऐसा लगता है कि हम अलग ही दुनिया में आ गए, म्यूजिकल लाइन क्या बात है। की दुनिया में आ गए, अच्छा फील होता है। नहीं, आपकी इस दुनिया से जाने का मन तो नहीं कर रहा है। इस पॉडकास्ट का समाप्ति का तो टाइम आ चुका है, लेकिन मैं चाहता नहीं, लेकिन अपने व्यूअर्स को, डायवेक्स के सभी देखने वाले व्यूअर्स को बता दूं कि विजय सर को आप फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं इजीली। अगर कोई सवाल चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और ख़ास तौर पे सर, अगर कोई इंसान आपसे सीखना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा, आपसे भी मिल जाएगा, मेरे से और भी मिल जाएगा, हमारे वहाँ से चैनल्स भी पे मिल भी जाएगा, होगा। चैनल्स पे भी इजीली होगा। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आवाज़ में कहीं खनक लगती है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर से सीखना चाहें, तो आप बिंदास डायवेक्स पे जाइए, डायवेक्स स्टूडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइए, वहाँ पर अपना संगीत से प्यार जोड़ दीजिए, हम भी आपको सर से डेफिनेटली जोड़ देंगे, नो डाउट। सो कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाइए और म्यूज़िक को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जान म्यूज़िक है, और म्यूज़िक के साथ हमारे विजय सर अपनी पूरी श्रद्धा से आपको सिखाने के लिए तत्पर है। ठीक है, इसके साथ साथ अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। डायवेक्स की इंटायर टीम के साथ आपको प्रणाम सर, और किसी और दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग सब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।